नमस्कार। आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया। लेकिन मैंने सोचा था मैं जब भी कुछ पढ़ना शुरू करूँगा तो मैं अपनी मम्मी का लिखा हुआ सबसे पहले पढ़ूँगा। आज मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं मम्मी की बुक अकेले आदमी की लड़ाई में से पहला चैप्टर, पहली कहानी या पहला व्यंग जो भी है वो पढ़ने जा रहा हूँ और आपको सुनाने जा रहा हूँ। अकेले आदमी की लड़ाई। सच से मुंह छुपाने को बहुत बार उसे कहानी कहकर टाल देते हैं। कभी कभी कहानी को सच के अलावा और कुछ समझ ही नहीं सकते। यों देखा जाए तो अपनी गढ़ी कहानी को कहते कहते आदमी उसे सच समझने लगता है। दूसरे का सच भी कहानी समझा जाता है। सच कितना है और कहानी कहाँ से शुरू होती है यह पता करना कठिन है। अगर लिखने वाला शब्दों का चतुर खिलाड़ी हो तो कहानी में सच और सच में कहानी का वहम हो जाना बहुत आसान है। ऐसी ही कहानी है पंडित शिवदत्त शास्त्री की। ज्ञान बाबू की कलम रुक गई। सिगरेट की तलब हुई। सिगरेट के धुएं के छलनों पर देवी सरस्वती आरूढ़ होकर आती हैं और कमल की नोक पर आ विराजती हैं। कहीं सुनी बातें नहीं हैं। ज्ञान बाबू को सचमुच ऐसा ही लगता है। सचमुच सरस्वती सिद्ध हैं। जिस पर कलम चल जाए वह कहानी भी सच लगने लगती है। अब जीवन भर का अनुभव है। अनेक पुस्तकों के लेखक, यशस्वी संपादक, प्रखर पत्रकार, श्रीयुत ज्ञान सहाय श्रीवास्तव, संक्षेप में कहें तो ज्ञान बाबू। आज जब पंडित शिवदत्त शास्त्री की कहानी लिखने बैठे तो कलम मन की तरह रह रहकर बेकाबू हुई जा रही है। सच तो यह है कि पंडित शिवदत्त शास्त्री की कहानी असल में कहानी नहीं है। उलझाने से क्या लाभ। बात शुरू से और विस्तार से इस प्रकार है। ज्ञान बाबू अपने कार्यालय में रोज़ की तरह डाक देख रहे थे। लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं। बसों का अभ्यास ऐसा है कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। 10-20 अयाचित रचनाएं अपने उप संपादक को भेजी जानी तो वापस ही हैं। 10-20 चिट्ठियाँ लेखक प्रशंसकों की जिन्हें किसी सुलगते सवाल पर लिखा उनका संपादकीय प्रेरक लगा। बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी मछली नहीं है कि इत्ते से चारे पर फंस जाएं। एक चिट्ठी है कि आपका सम्मान करना है। 1.5 साल बाद करना जब यह कुर्सी नहीं रहे। ससुर आदमी को कुर्सी समझते हैं और कुर्सी को आदमी। और कोई समझे या ना समझे, ज्ञान बाबू तो जानते ही हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के वे एकमात्र जीवित पालनहार हैं। उनके बाद क्या होगा। गहरी सांस ली। अंत में एक बंद लिफाफा, ऊपर मोटा मोटा लिखा है व्यक्तिगत। खोला पत्र। क्या है व्यक्तिगत। एक छपा हुआ पैम्फलेट की 3-4 प्रतियां निकल पड़ी। उत्तर प्रदेश के किसी धूर पूर्वी जिले में 15 अगस्त को ठीक 10 बजे कलेक्टर की कोठी के समक्ष आत्मदाह करेंगे पंडित शिवदत्त शास्त्री। दोनों ओर छपा पर्चा बिना पढ़े ही समझ में आ गया कि स्थानीय राजनीति की चाल है। नगर पालिका की सदस्यता के लिए चुनाव प्रचार से पहले का हथकंडा है और क्या। पंडित शिवदत्त शास्त्री के भाग्य में राष्ट्रीय दैनिक का संपादकीय तो हो ना सकता था, न हुआ। आत्मदाह की कोशिश कामयाब हो जाती तब तीसरे पृष्ठ की 2.5 लाइन की न्यूज़ होती। नहीं तो वह भी फुस। यह तो रहस्य ही समझा जाएगा कि कैसे पंडित शिवदत्त शास्त्री के आत्मदाह का यह पर्चा ज्ञान बाबू की जेब में समा गया और हाथ में तब आया जब काम खत्म था। शाम की कार्यवाही भी समाप्त हुई और वह मग्न मस्त भाव में घर लौटते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर पसरे हुए थे। धुंधली रोशनी में पढ़ा, शिवदत्त शास्त्री 90 वर्ष की अवस्था में आत्मदाह क्यों कर रहे हैं। इसका नंबरवार खुलासा दिया गया था।
पंडित शिवदत्त शास्त्री स्वतंत्रता सेनानी 42 के आंदोलन में जेल गए थे और 3 बार लाठियां खाईं। माफ़ कीजिएगा, पंडित शिवदत्त शास्त्री स्वतंत्रता सेनानी 42 के आंदोलन में जेल गए थे 3 बार, लाठियां खाईं, दायां पैर तभी से अब तक लचकता है, ताम्रपत्र नहीं लिया, पेंशन नहीं ली, भारत माँ की सेवा का पैसा लेना सेवा करना क्या हुआ, सौदा करना हुआ। अब जो चाहते हैं और जिसके लिए लिख कर मुख्यमंत्री के कार्यालय में 10 खास्तों के ढेर लगा दिए हैं और आज उसी के लिए तंग आकर आत्मदाह के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहा है। काम है गांव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति, गांव से सड़क तक 1.5 कोस का रास्ता पक्का करना और गांव में बिजली आपूर्ति। सब इसके लिए आत्मदाह की क्या ज़रूरत है? यह तो ज़िला अधिकारी के ही अधिकार क्षेत्र में है। 15 अगस्त में महीना भर शेष है, मुख्यमंत्री से कह देंगे और काम हो जाएगा। इसी आशय का एक संक्षिप्त पत्र भेज दिया। सप्ताह भी न बीता होगा कि जवाब आ गया। श्रीमान जी, देश के लिए हमने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि जायज़ काम भी बिना सिफारिश के न हो। मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि आप जैसा प्रखर पत्रकार भी मुझे सिफारिश का शॉर्टकट दिखा रहा है। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि कृपया किसी किस्म की सिफारिश न करें। खुशी इस बात की है कि आपने समय निकालकर पर्चा पढ़ा। ऐसी बातों को प्राय सन के बुढ़े का एकालाप समझकर अनसुना कर दिया जाता है। श्रीमान जी की सहृदयता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कृपया एक बार फिर आभार स्वीकार करें। धन्यवाद। आपका ही शिवदत्त शास्त्री। स्वाधीनता सेनानी का पत्र है और जय हिंद की जगह धन्यवाद कुछ जचा नहीं। शंका व्यक्त की, जवाब आया कि जैसा आज है उस जय हिंद की जय नहीं कह सकते। ऐसी सूरत के लिए नहीं शहीदों ने खून बहाया था। जय उस दिन कहेंगे जिस दिन हिंद वैसा हो जाएगा जिसका सपना गांधी, नेहरू, सुभाष का था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का था। एक दिन कहेंगे दोबारा पूरे प्राणों का बल लेकर, फेफड़ों की तमाम वायु फूंक कर, स्वर ऊंचा करके जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आखिर जय हिंद कोई शब्द ही नहीं है, एक उद्घोष है। इसे उमंगों से उछाला जाता है। जिस उमंग और उछाल से जय हिंद का नारा बुलंद किया था, हर सही बात पर सत्याग्रह करने का मादा जिसका था, वही स्वाधीनता सेनानी लिखता है। कभी कभी पत्र लिख दिया करें, लगता है मैं अकेला हूँ, लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। ज्ञान बाबू को लगता है कि सही बात के लिए लड़ने वाला आदमी हर जगह अकेला ही है। घर में भी बाहर भी शेष सब तमाशा देखते हैं। जीत पर वाह वाह कर सकते हैं, हार पर सहानुभूति जता सकते हैं। एक ही क्यों, सारे ही पंडित शिवदत्त शास्त्री अकेले ही हैं, हर समय, हर जगह, हर मोर्चे पर। ज्ञान बाबू ने सोचा था कि पंडित शिवदत्त शास्त्री पर, उनकी व्यथा पर एक संपादकीय लिख लें। हर बार उससे बड़ा मुद्दा सामने आ गया। कोई घोटाला हो गया, कोई बावेला हो गया। बस जो हुआ सो ऐसा हुआ कि पंडित शिवदत्त शास्त्री हर बार पीछे रह गए। ज्ञान बाबू सरीखे पत्रकार के लिए सोच विचार के इतने विषय हैं, उनमें एक स्वतंत्रता सेनानी पंडित शिवदत्त शास्त्री की क्या औकात कि विस्मृत न हो जाएं। पंडित शिवदत्त शास्त्री विस्मृत के मरुस्थल में खो ही जाते, जो आज कोना कटी चिट्ठी उनके बीच जाने की खबर न ले आती। कितने काम थे जो किए जाने थे। गांव की सड़क पक्की होनी थी, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति होनी थी, और इस लड़ाई को पंडित शिवदत्त शास्त्री ने अकेला ही लड़ना था। ज्ञान बाबू यूँ तो उसका समर्थन करने वाले थे, पर पता नहीं वह पिछड़ गए या पता नहीं पंडित शिवदत्त शास्त्री आगे निकल गए थे। उसी को लेकर आज कहानी लिखने बैठे ज्ञान बाबू की कलम बार बार रुक जाती है। धन्यवाद।